गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में टोटल प्रेजेंट टोटल पास्ट के पार्ट को पढ़ाया गया था, उसी क्रम में आज मैं पुनः आपके लिए फ्यूचर टेंस के समस्त पार्ट का ट्रांसलेशन लेकर के आया हूँ। आई होप जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट और पास्ट के टेंस का सीखते हुए अच्छे से और आसानी से ट्रांसलेशन करने का लुत्फ़ उठाया था, उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी आप बड़े आसानी से सीख करके इसके ट्रांसलेशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचर टेंस, अर्थात फ्यूचर टेंस के तहत जितने भी 4 पार्ट हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले ज़रूरी क्या है? उस टेंस की पहचान। उस टेंस की पहचान क्या है? तो मैंने आपको बताया कि वाक्यों के अंत में कहना गलत होता है, हमेशा क्रिया के अंत में कहना ही उचित होगा। तो किसी भी क्रिया के अंत में यदि गा गे गी लगेगा तो उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, हमेशा क्रिया के अंत में गा गे गी आना चाहिए। चलिए, पहचान तो क्लियर हो गई कि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, गा गे गी होना चाहिए। अब हम सीखेंगे कि इसका अनुवाद हम कैसे करें। तो रूल्स मैंने आपको लिखवा दिया है। इसमें एक वचन और बहुवचन का काम नहीं होता, इसमें पर्सन्स के हिसाब से सहायक क्रियाएं रखी जाती हैं। तो आई एवं वी के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल लगाते हैं। अगर ऐसा आपको कहना कठिन लगता है तो यही याद रखिए, फ्यूचर टेंस में हमेशा आई और वी के साथ शैल लगता है, उसके बाद अन्य कोई भी करता हो सभी के साथ आप विल का प्रयोग करते हो। मुख्य क्रिया की जहाँ तक हम बात करें तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, ये हमारा नियम है। इसी पे आधारित हमको ट्रांसलेशन बनाना है। आइए इसी पे आधारित हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं और आपके समक्ष रखते हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन हम बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने दिया है, मैं स्कूल जाऊँगा। पहले आप पहचान पे फोकस करिए, क्या करना, जाना, और जाना के अंत में क्या लगा है, गा। तो क्रिया के अंत में अगर गा गेगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, निसंदेह बनाएंगे। मैं स्कूल जाऊँगा, कौन, उत्तर मिलेगा मैं। अगर वाक्य में आपको कर्ता ढूंढना है तो क्रिया से पहले कौन लगा करके प्रश्न कर दीजिए, जो उत्तर मिलता वही करता है। मैं स्कूल जाऊंगा, कौन स्कूल जाएगा, उत्तर मिलेगा मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई, और आई के साथ आपको क्या लगाना है, मैंने ऊपर बताया था, आई और वी के साथ आपको लगा देना है शैल, तो आप लगा लेंगे शैल, आई शैल। क्या करूँगा, जाऊँगा, और क्रिया का कौन सा फॉर्म रखना है, फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ, टू, कहाँ, स्कूल। हमेशा गो क्रिया के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई शैल गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, वह आम खाएगा, कौन, वह का अंग्रेजी ही के साथ आपको क्या लगाना है, कर्ता अगर हमारा आई और वी है तभी शैल लगेगा, नहीं तो अन्य के साथ लग जाएगा विल। ही विल क्या करेगा, खाएगा, खाना का अंग्रेजी ईट। क्या खाएगा, मैंगो। ही विल ईट मैंगो, ये बन गया। आइए हम नेगेटिव का देख लें, हम लोग फल नहीं खरीदेंगे, कौन, हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ लगेगा शैल, निसंदेह वी शैल। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एक बात गट्ठी मार के रख लीजिए, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस चाहे जिस टेंस का हो, हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। तो वी शैल नॉट, खरीदेंगे के लिए बाई, क्या खरीदना है भाई, फ्रूट, बन गया। क्या तुम पढ़ोगे, यदि वाक्य क्या से प्रथम प्रारंभ होता है, प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव अनुवाद करते समय क्या के अंग्रेजी को नहीं रखते, इसको गट्ठी मार लीजिए। कर्ता के पास ये करता है तुम, इसके अनुसार क्या सहायक क्रिया लगेगी, उसी को सबसे पहले निकाल देंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और इंट्रागेटिव में कर्ता से
पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बस इतने अंतर है। कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए। क्या से वाक्य जब जब भी शुरू हो, चाहे जिस टेंस का हो, तो क्या के अंग्रेजी को आप नहीं रखेंगे, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया को सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ है तुम, तो तुम के अनुसार क्या लगेगा, विल, बिल्कुल सही। और तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, क्या करोगे, पढ़ोगे। यहाँ हो जाएगा रीड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, खत्म हो गया काम। आगे देखेंगे। अब आएंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। कहाँ आएंगे सर, कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। पहचान क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस माने होता है जारी रखना, और जारी रखने के लिए काम हमेशा जारी रहेगा, रहा, रही, रहे, इस पर डिपेंड होगा। रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट रखिए, विल ऑब्लिक सेल लगाइए। चूंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है कि विल किसके साथ लगना है और सेल किसके साथ लगना है। तो इसमें सब्जेक्ट रखना है विल, सेल, उसके बाद बी आपको सबके साथ लगाना है, विल बी और सेल भी हो जाएगा। और क्रिया में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा, जैसे कंटीन्यूअस टेंस में लगता आया है। आइए इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग देख लें। वह पढ़ रहा होगा, कौन, वह के अंग्रेजी ही के हिसाब से लग जाएगा। विल बी हमेशा लगाएंगे, देखिएगा कंटीन्यूअस टेंस में। ही विल बी, पढ़ रहा होगा तो रीड है, तो हो जाएगा आईएनजी फॉर्म रीडिंग। मैं सो रहा हूँगा, कौन, आई के साथ आपको लगा देना है शैल बी। क्या कर रहा हूँगा, सोना, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। तुम नहीं दौड़ रहे होंगे, इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया। इसमें देखेंगे सहायक क्रिया डबल सिलेबस की है, तो दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। यू, उसके बाद हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा नॉट के बाद हो जाएगा बी। अगर डबल सिलेबस की सहायक क्रिया है तो हमेशा नॉट दोनों के बीच में लगेगा, चाहे यह सहायक क्रिया चाहे अन्य सहायक क्रिया हो। यू विल नॉट बी, रन में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रनिंग। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, सर आप रन की स्पेलिंग RUN होती है, आपने डबल एन क्यों लगाया, ऐसा नियम है। यदि किसी भी व्यंजन के ठीक पहले, किसी भी कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई सिंगल वॉवेल आता है, तो आईएनजी जोड़ते समय इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, ऐसा इंग्लिश का रूल्स है। लता कहाँ जा रही होगी, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इंट्रागेटिव का दूसरा रूल। कान पकड़ के इसको बाहर करेंगे, वेयर। यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, लता, लता के हिसाब से क्या लग जाएगा, विल। उसके बाद आ जाएंगी लता, उसके बाद अभी बी बच रहा है, तो बी। जा रही होंगी तो गो में आई जोड़ देंगे, गोइंग, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से कंटीन्यूअस टेंस का भी ट्रांसलेशन हमने बड़े आसानी से कर लिया। आइए अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट के ट्रांसलेशन के बारे में। तो पहचान क्या है, पहचान हमेशा, चूंकि परफेक्ट में काम पूरा होता है, आप जानते ही हैं, तो पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, काम कंप्लीट है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि करता चाहे आई भी अगर मिलेगा, रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट रखिए, विल हैव लगाइए और सेल हैव लगाइए। तो आप जानते हैं कि विल हैव लगाएंगे अन्य के साथ, सेल हैव लगाएंगे आई और वी के साथ। क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म रखना है, थर्ड फॉर्म रखना है, ये क्लियर हो गया। आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं खा चुका हूँ, कौन, आई के साथ क्या लगा देंगे, बिल्कुल सही सोचा है आपने, आई सेल हैव। क्रिया का कौन सा फॉर्म, खा चुका हूँ, ईट एट, ईटेन, खत्म हो गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव ईटेन। अगला, वह नहीं खेल चुका होगा, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, और वह के साथ लगेगा विल, यहाँ लग जाएगा हैव। ही विल नहीं है ना, तो दोनों के बीच में ही विल नॉट हैव खेल चुकना का प्लेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्या हम लोग शहर जा चुके होंगे, तो क्या की अंग्रेजी को रखेंगे, नहीं रखेंगे, कर्ता हमारा हम लोग है, तो पहले क्या निकालेंगे आप, सेल, बहुत सही, सेल। कर्ता कौन है, हम लोग, तो हो जाएगा वी। उसके बाद हम रखेंगे हैव, है ना, गो वेंट गॉन, कहाँ, टू सिटी, सेल वी हैव गॉन टू सिटी। समझ में आ रहा है ना। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, करता है हम लोग, तो निकाल दिए शैल, फिर वो आप लोग की अंग्रेजी वी, उसके बाद हैव, जो कि डबल सिलेबस के साथ क्या, तो हमेशा इंट्रागेटिव में कर्ता के बाद ही रखा जाएगा, हैव गॉन टू सिटी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं लास्ट सेगमेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे पहचान क्या बन रही है हमारी, पहचान हमारी बन रही है क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं समय। चूँकि जानते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, समय हमेशा दिया जाता है। समय कैसे होते हैं, निश्चित अनिश्चित, या पहली पीटीओ में आपको बता दिया गया है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। निश्चित और अनिश्चित समय को मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ाया है और अच्छे से समझाया है। आप
आपको न आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसको आप देखेंगे, आपकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। रूल्स कहता है कि सब्जेक्ट रखिए विल हैव बीन, इसमें ट्रिपल सिलेबस की सहायक क्रिया है, शैल हैव बीन, है ना। यही केवल एक टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें ट्रिपल सिलेबस की सहायक क्रिया आती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो नाट लगाने के लिए आप परेशान मत होइए, पहला सिलेबस ही महत्वपूर्ण होता है, पहले सिलेबस के बाद ही नाट लगेगा। और क्या के लिए जो पहले निकलता है इंट्रागेटिव में, उसमें भी पहला ही सिलेबस क्यों निकलेगा, विल या शैल हैव बीन अपने स्थान पे उचित तरीके से पड़े रहेंगे। जैसे वह 2 बजे से सो रहा होगा, कौन, वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही के साथ आप लगा देंगे विल हैव बीन। क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, चूँकि काम भी जारी है इसमें, तो स्लीपिंग। कब से, 2 बजे से, तो घड़ी का समय है तो निश्चित समय हो जाएगा सिंस 2 o'clock। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, देख लीजिएगा, सिंस 2 o'clock, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं 3 महीने से खेल रहा हूँगा, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और आई के साथ आप लगा देंगे शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। खेल रहा हूँगा, प्ले में आई जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। कब से, 3 महीने, एक अवधि है तो आप लगा देंगे फॉर 3 months। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो आप इस शैल और विल के बाद ही नॉट लगा देंगे, जैसे आई शैल नॉट हैव बीन। अगर इंट्रागेटिव होता है तो शैल या विल को पहले निकाल देंगे, जैसे क्या मैं 3 महीने से खेला हूँ, तो शैल पहले आ जाएगा, शैल, यही शैल को उठा करके आई के पहले रख देंगे, इंट्रागेटिव बन गया क्या वाला, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कितने आसान तरीके से फ्यूचर के सारे पार्ट को हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर के सारे पार्ट्स अच्छे से आ गए होंगे। अगर नहीं भी आ रहे हों तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप अपना मोबाइल तुरंत उठाइए, टाइप कर डालिए अपनी समस्या को और तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको उसके समाधान हेतु अगली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। आगे की कक्षा में मैं इस समय प्राथमिक बच्चों को, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बता रहा हूँ। तो आगे की कक्षा में कैरी वाला एडिशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।